वेलकम फ्रेंड्स, चैन इलेक्ट्रॉनिक क्लास में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप कुशल होंगे और कोविड के इस महामारी के दौरान अपने घर पर होंगे, कुशल होंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे। दोस्तों, आपको जैसे पता है अभी देश में स्थिति बहुत खराब है, तो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, घर पे रहिए और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप पढ़ाई करते रहिए। सेल्फ स्टडी जरूरी है, घर पर बैठ कर हो सकती है। ऐसी बिना वजह के कहीं भी आप ऐसे नहीं घूमिए, क्योंकि ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अब अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, किसी कारण से आप महामारी के शिकार हो जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद बात होगी मेरे लिए भी और आपके फैमिली के लिए भी और किसी के लिए भी। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा क्लास की शुरुआत में आपसे जरूर डिस्कस करता हूँ कि कोविड के दौरान आपको घर में रहते ही सुरक्षित पढ़ाई करनी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैन गार्ड जो IAS है उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हम लोग अभी NCERT क्लासेस कर रहे हैं। NCERT में हमने चैप्टर 6 चैप्टर 7 जो है सॉरी एक्सरसाइज सॉरी मतलब क्लास 6 और क्लास 7 हमने कवर कर लिया था और क्लास 8 में हम अध्याय 3 अभी कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 2 में करना है। अभी भी जिन दोस्तों ने अभी भी जिन्होंने भी जिन मित्रों ने अभी भी नहीं किया है इस चैन गार्ड IAS को सब्सक्राइब, वो यूट्यूब पर जाइए, चैन गार्ड IAS है, चैन गार्ड भी टाइप कीजिए, लोगो दिखने के बाद उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इतना ही नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ उसका लिंक शेयर भी कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन को पर्सनलाइज मोड में कर लीजिए ताकि आप कभी समय अभाव में कहीं आप नहीं देख पाते हैं, वीडियो स्किप कर पाते हैं, तो आप नोटिफिकेशन के जरिए इस पर डायरेक्ट लिंक के जरिए पहुंच सकते हैं। अपने दोस्तों जो है विभिन्न जो आपके मित्र हैं या आगामी क्षेत्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं जो स्टडी करना चाहते हैं और जो जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, UPSC, स्टेट PCS और अन्य जो भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्लास 1 क्लास 2 जो भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना इस चैन गार्ड इस प्लेटफॉर्म को जरूर जोड़िए। लिंक जो है विभिन्न सोशल साइट जिसका आप उपयोग मनोरंजन के लिए करते हो या वर्क के लिए करते हो, उसके माध्यम से इसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, तो अब चलते हैं हम आज का जो सेशन इस पर बात करते हैं। हमने बात की दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने की हमने बात की थी। आपको ध्यान होगा कि हमने ये भी आपसे क्लास 1 में हमने ये डिस्कस किया था आपसे कि पार्ट 1 में इसके कि किस प्रकार जो मुगल अर्थव्यवस्था जो है, मुगल अर्थव्यवस्था के पतन के बाद, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन बाद में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे हैं और ब्रिटिश कंपनी 1765 में इलाहाबाद के संधि के साथ ही जैसे इसको बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलती है, बंगाल में तो पहले से उनका प्रभुत्व रहता है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दीवान जो राजस्व की समस्या होती है उनकी खत्म हो जाती है और एक्सचेंज जो करते थे बार बार यहाँ आयात निर्यात के चक्कर में उनको बार बार यहाँ से सामान भेजने के लिए उसको वहां से ब्रिटेन से जो लाना पड़ता था सोना चांदी, तो उसकी समस्या का निदान, अस्थायी निदान इन्होंने कर लिया। लेकिन इस समय भी इनका जो मुख्य फोकस जो इनका है व्यावसायिक चरण में वो अधिकाधिक राजस्व इकट्ठा कर और उसको व्यापार विनिवेश में क्या करना है, निवेश करना है और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। अभी भी ये व्यापारिक कंपनी के दृष्टिकोण से काम करेगी। जब तक कि इंग्लैंड में उद्योग क्रांति नहीं शुरू हो जाएगी, उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा, तकनीकी का विकास नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्या करेंगे, हमारे दीवानी अधिकारों का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन आप ये भी जानिए फौजदारी कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। द्वैत शासन के अंतर्गत वो शासन करेंगे ताकि जो जिम्मेदारी है शासक वर्ग पे आए। कहने का अर्थ है कि शासक जो क्षेत्रीय शासक है वो उनके अधीन प्रजा है और वहां कोई भी अगर दिक्कतें होती है तो प्रजा जो है, प्रजा के प्रति उत्तरदायी कौन है, शासक होगा। आप जानते हैं राजस्व का उसका कोई राजस्व पूरा जो हस्तक्षेप किसका है, ब्रिटिश कंपनी का है। तो ब्रिटिश कंपनी जो है राजस्व जो है वो इकट्ठा कर रही है, दीवानी इकट्ठा कर रही है, दीवानी उसको मिले वो, लेकिन वो फौजदारी का जो भी वहाँ नियम है उस पर छेड़छाड़ नहीं कर रही, वो शासक के अंतर्गत छोड़ दिया गया है। तो इसी को डायरेक्टली बुलाता है, द्वैत शासन बुला रहा है। और यहाँ देखेंगे ये जो द्वैत शासन है, कठपुतली का जो शासन होता है, इसमें क्या होता है कि अंग्रेजों ने बहुत शोषण किया और भारतीय राजस्व का उपयोग उन्होंने अपने विकास के लिए, अपने औपनिवेशिक विकास के अनुरूप इन्होंने अर्थव्यवस्था का संचालन किया, वैसे ही नियम विनियम संचालन किया और उन क्षेत्रों में निवेश करना बंद कर दिया। ज्यादा प्रशासनिक जटिलता को उनके लिए मुश्किल थी, क्योंकि शुरुआती चरण में क्या क्या उनका व्यापार व्यवसाय करना है, यहाँ पर शासन करने का उद्देश्य उनको शुरुआत में तो लगभग नहीं रही थी जैसा कि वो कहते हैं। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि उस वक्त भी क्या करेंगे, वो हमारे भारतीय कानून, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, इस पर समाज पर, संस्कृति पर, इसके ढांचों पर वो कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। शुरुआत में चाहते हैं कि ये जो है जस के तस चलता रहा है, क्योंकि प्रशासनिक प्रतिनिधि बढ़ जाएगी तो वो उसको उसी ढांचे के अनुरूप चलाते रहेंगे। लेकिन एक समय आएगा जब उनको लगेगा कि ब्रिटेन में जो माल उत्पादन हो रहा है उसको मार्केट चाहिए होगा, तो औपनिवेशिक देशों को मार्केट बनाने के उद्देश्य से वो क्या करेंगे, अपने बहुत ज्यादा से ज्यादा जो ब्रिटिश क्षेत्र है उसको ब्रिटिश में जो भारतीय क्षेत्र है उसको अपने अधीन करना चाहेंगे
और धीरे धीरे क्या करेंगे, वो अधिकाधिक रोजों तक जो अधिकतम सुख की बात करते हैं, वो अधिकतम सुख का अर्थ होता है अधिकाधिक लोगों तक अपनी वस्तु को पहुंचाना। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपनी संस्कृति को थोपना शुरू करेंगे, क्योंकि संस्कृति थोपने का अर्थ है कि अगर वो पहनावा, वेशभूषा इत्यादि की बात नहीं करेंगे, जेम्स मिल वर्णन नहीं करेंगे, भारतीय सत्ता को पतन नहीं दिखाएंगे, तो लोग उनसे जुड़े कहेंगे, जिसको बोलते हैं गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज। तो भारतीय जो लोग हैं, अभिजात वर्ग है, उनसे कैसे जुड़ेंगे, उनकी 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 जो रहने खान पान भूसा जो है, बोल चाल जो उनका लैंग्वेज इंग्लिश है, उसको कैसे अपनाएंगे। तो क्या करेंगे, अपने संस्कृति के प्रसार करने के लिए उन्होंने हमारे संस्कृति में छेड़छाड़ शुरू कर दिया, सांस्कृतिक और समाज सुधार करना उन्होंने शुरू किया। बार बार कहते हैं कि हमने आपके भलाई के लिए, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो भी सुधार किया उसका सकारात्मक भाव हमने जरूर अपना लिया, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा से रहा था यहाँ के लोगों को अपने अर्थव्यवस्था के एक मशीनरी के रूप में उपयोग करना, यहाँ के संसाधनों को एक मशीनरी को उपयोग करना, यहाँ के उत्पादन को कच्चे माल के रूप में उपयोग करना और अपने मार्केट को फैलाना। वो कभी भी इस उद्देश्य से विकास, सामाजिक सुधार नहीं किया उन्होंने, ताकि भारत का विकास हो सके, भारतीय कृषि का विकास हो सके। अगर ऐसा करते तो बार बार भारत में देखना है, बंगाल क्षेत्र में 1770 में अकाल की बात की जाए, या भारतीय क्षेत्रों में कृषक मजदूर जो है, शिल्पकार है, और यहाँ भी देखेंगे कि स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको पूरी तरह से वो तोड़ते नहीं, उसको बनाए रखते। तो ये आप कहीं भी लिखिएगा तो जरूर बताइएगा कि औपनिवेशिक मांग के अनुरूप उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार किया, सामाजिक नियमों में सुधार किया, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं, जब हमने पार्ट 1 किया था, पार्ट 1 अपने में से बहुत लोग जो आज नए जुड़ रहे हैं आप में से कुछ, तो वो घबराएंगे नहीं। पार्ट 1 जो है, आप चैनल का IAS पे जाके एनसीईआरटी सेक्शन प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी सेक्शन में आप देख लीजिएगा। अध्याय 3 जो है उसका पार्ट 1 हमने कर दिया है, पार्ट 2 से हम शुरू करेंगे। ऐसे पार्ट 1 की लगभग मैंने एक रिकॉल आपको करवा दिया है, आपको ध्यान दिया, रिवाइज आपको करवा दिया गया है। फिर भी आपको दिक्कत है तो इस क्लास करने के बाद उसको अटेंड जरूर कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि नील की हम बात कर रहे थे कि जैसे ही व्यावसायिक वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास होता है, ब्रिटेन में छापखाना का विकास होता है, प्रिंटिंग मशीन का विकास होता है, और कपड़े का छपाई की तकनीक की शुरुआत होती है, तो भारतीय तो क्या करेंगे, बहुत अमेरिका जो स्वतंत्र हो जाता है, जर्मनी इत्यादि देश और भी नील उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पर जो उसका औपनिवेशिक जो पकड़ वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कम होती है, अमेरिका उससे स्वतंत्र है, तो उसको जरूरत पड़ती है क्या चीज की, कि हमको कैसे हम नील का हम उपयोग कैसे करें, नील को कहाँ उत्पादित। तो उन्होंने खासकर औपनिवेशिक देशों को और नील की खेती के लिए उपयुक्त पाया, यहाँ पर व्यावसायिक फसलों की उन्होंने शुरुआत कर दी, और इसी क्रम में क्या किए कि उन्होंने भारत में नील की खेती शुरू कर दिया गया। यहाँ देखिए, अब नील का पौधा कैसा होता है उसके बाद होता है। नील का उपयोग छापे खाने में होता है, छपाई में होता है। इसमें आप जानते हैं कि नीला रंग का दिखाई दे रहा है वो नील, यहाँ मैंने एक पेंटिंग दिखाई थी पिछले क्लास में कि 2 पेंटिंग है, ये देखिए इसमें नील का ही प्रयोग हुई है। एक भारतीय कलमकारी छापा विशिष्ट भारत में है, और एक मॉरिस कॉटन जो प्रिंटिंग प्रेस से छपाया गया, मतलब कहने का छपाई मशीन से छापा गया है। ये 2 फूल का डिजाइन किया गया है, तो उसमें नीला का जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं नील से इसको किया गया है, तो इसलिए नील की जरूरत थी भारत में। तो क्या करेंगे, वैश्विक नील की उत्पाद जो है, वैश्विक दृष्टि से उनका एक मार्केट, एक औपनिवेशिक देश अमेरिका स्वतंत्र हो चुका है, जर्मनी और यूरोपीय देश जो है उसको व्यापार में टक्कर दे रहे हैं। तो क्या करेगा, औपनिवेशिक देशों में ही खासकर जहाँ उनका शासन है, जहाँ उनके उपनिवेश है, वहां पर नील की खेती और व्यावसायिक फसलों का उत्पादन वो शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि नील खेती भारत में हो रही है। तो नील के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ देखिए 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील संघ भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। आप देखेंगे नील, अफीम, कपास, जूट, पटसन, जो जितना जो आप देखेंगे इनका उत्पादन जो है वो कच्चे में रॉ मटेरियल है, जो उद्योग धंधों के विकास के लिए जरूरत है, उद्योग धंधों में उनको हम रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करते हैं, और फिर हम तैयार माल वो जो ब्रिटेन वासी जो है ब्रिटिश कंपनी है वो विश्व में उसका निर्यात करती है और लाभ कमाती है, मुनाफा कमाती है। उस समय क्या करें, नील की खेती के लिए वो भारत को उपयोग पाएंगे और धीरे धीरे जबरन नील की खेती करवाते होते हैं। जब गांधी जी आएंगे तो हम बताएंगे 3 कठिया पत्ती चंपारण में नील की खेती होती थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अफीम भी ये खेती करवाते थे, पहले तो अफीम वो चाइना से लेते थे, लेकिन चाइना में अफीम युद्ध की एक चर्चा आप जरूर सुनेंगे। चीनी खरबूजे का कटना आप जरूर पढ़े होंगे आप। तो इसलिए अफीम का उत्पादन जब चाइना से बंद हो जाता है तो अफीम के लिए स्थानीय सोर्स के रूप में उन्होंने भारतीय उपनिवेश को भारत को उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल किया, और यहाँ कपास, चीनी, नील, ये जितना जो है जूट, पटसन इत्यादि की खेती यहाँ पर करवाने लगते हैं, और यहाँ से कच्चे माल के रूप में इसको ब्रिटेन भेजते हैं और वहाँ के फैक्ट्री में उत्पादन करके बाद भेजते हैं। याद रखिएगा कि उन्होंने भारत में कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं किया। इवन भारत में जो स्थानीय लेवल पर जो आर्थिक क्रियाकलाप हुई तो उसको भी उन्होंने बुनकरों की श्रेणियों को उन्होंने नष्ट कर दिया। कच्चे माल यहाँ पर इतना ज्यादा कच्चे माल का रॉ मटेरियल का बढ़ा दिया गया कीमत,
इतना ज़्यादा राजस्व कर दिया गया, इतना ज़्यादा टैक्स कर दिया गया, चुंगी कर दिया गया कि स्थानीय व्यापारी नहीं फल फूल सकते थे। उन्होंने अपना पैसा छोड़ के और एक लेबर ग्रुप में ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत ही काम करने लगे। तो ये इन्होंने ऐसा हायरार्की तय किया था, बहुत प्लानिंग के साथ अंग्रेजों ने काम किया था, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए भारतीय नील की मांग क्या होती है। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, आपको पता है भारतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत बहुत ऊंची रहती थी, क्योंकि थोड़ी मात्रा में उपयोग है तो यहाँ से ज़्यादा उत्पादन होता नहीं होगा, तो उसका जो है वैल्यू भी ज़्यादा है और कीमत भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहा करती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग के बनाने के लिए वुड नाम के एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वो नील के आयात पर पाबंदी लगा दे। यहाँ देखिए वुड उत्पादकों ने सोचा कि अगर नील यहाँ पर आयात होते रहेगा तो हमारी जो है जीविका खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने दबाव डाला कि जो है वो नील का जो है आयात करना बंद कर दे, ठीक है। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील ही इनको ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और न्यूजीलैंड में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अफ्रीका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। आपको पता होगा वेस्ट इंडीज जो एरिया है वहाँ नील की खेती बहुत ज्यादा होती थी। तो यहाँ पर देखिए कि वुड से ज्यादा प्रभावशाली नील है। नील का जो रंग है वो काफी गाढ़ा भी है और काफी ज्यादा वो मनमोहक है। तो यहाँ पर वुड जो खेती करते थे यूरोपीय देश के जो लोग, उन्होंने स्थानीय दबाव सरकार पर डाला। स्थानीय लोगों ने फिर भी एक ऐसा समय आया जब नील की डिमांड होने लगी और नील के आयात के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया। अब यहाँ देखिए 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, मैंने बात की थी। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई, आजाद हो गए थे। 1783-1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा आ गया था। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? आपको मैंने बताया था कि जब आप देखेंगे कि अमेरिका, जब कैरिबियाई देश अमेरिका, ये सब जो है अमेरिकी महाद्वीप जो है वो आज़ाद हो जाती है, यहाँ अंग्रेजों के चंगुल से निकल जाते हैं, तो नील का बहुत बड़ा सोर्स जो है उनके पास नहीं पहुंच पाता है। तो क्या करेंगे, इन्होंने वैकल्पिक रूप से कहाँ ये उत्पादन करेंगे, तो इन्होंने अपना संभावना तलाश किया किन देशों में जहाँ भी उपनिवेश है। तो भारत को उन्होंने ज्यादा उसके लिए उपयुक्त समझा और भारत में उपजाऊ भूमि भी थी, तो उसका वो भारत को एक विकल्प के रूप में देखने लगे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की मांग बढ़ते रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। कहने का अर्थ है कि एक जगह से अगर नील हमको नहीं मिल पाएंगी तो हम दूसरा कुछ वैकल्पिक साधन जरूर देखेंगे, और उस वैकल्पिक रूप में उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। अब अपने औपनिवेशिक देश भारत में नील की खेती के लिए उपयुक्त माहौल बनाना शुरू कर दिया। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। यह भी याद रखिएगा, 1788 तक कितना है, मात्र 30% आयात करता था वहां पर ब्रिटेन। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील, भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। कहने का अर्थ है कि नील की डिमांड वहां बढ़ी तो नील का उत्पादन यहाँ बढ़ाया गया और नील से यहाँ ज्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाने लगा, ठीक है। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं थी, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। मतलब इन्होंने एक ऐसा पेशेवर नील के जो कृषक थे वो ब्रिटेन से भी आने लगे। स्कॉटलैंड के क्षेत्र के जो बड़े बड़े संपन्न लोग थे वही भारत में नील का बागान लगा ले रहे, नील के उत्पादन में ज्यादा इनको इनकम थी, तो वो ये भी करने लगे। और नहीं तो फिर बैंक से कर्ज लेकर या कंपनी की सहायता से वो भारत में नील का बागान लगाने लगेंगे। यहाँ देखिए एक चित्र है, यहाँ पर पहले देख लीजिए, गुलामों द्वारा नील की खेती के लिए यहाँ पर एक फिगर आपको देखना है। यहाँ देखिए सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी एस्क्वलदोलस्की का चित्र एक बनाया था। एस्क्वल जो है इसके चित्रकार है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो, अभी जानते हैं कहाँ है, में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाला अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत होता रहा। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों
में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरेबियाई द्वीप में नीलों की खेती ठप हो गई। कहने का अर्थ है कि गुलाम का अर्थ आप जानिए कि वहां पर ये जो फ्रांसीसी कंपनी का उन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव रहा था, वहां पर भी क्या करते थे वो, वहां पर मजदूरों से और स्थानीय लोगों से क्या नील के खेत उत्पादन करवाते थे, लेकिन उनकी उनकी जीविका जो है बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा उनको उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, उनका मूलभूत जो आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी। उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। लेकिन विद्रोह को दबाने के लिए चूंकि संसाधन उनके पास है, वो किससे लड़ेंगे, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी के पास संसाधन मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, नील की खेती को दबा दिया। और बाद में ऐसा हुआ कि 1792 में फ्रांस से अपने सारे उपनिवेशों से दास प्रथा खत्म कर दिया। दास प्रथा में क्या होता है, दास के द्वारा उत्पादन, दास को उत्पादन लगाया जाता था और दास को जबरन खेती में लगाया जाता था। दास जो है तब तक मुक्त नहीं होता था जब तक न कर्ज न दिया, कर्ज का बोझ को बढ़ा दिया था। और दास का पुत्र दास होता था। तो दास व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र पुर्तगाल का लिस्बन था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। गुलाम, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है, गुलाम के पास कोई आदि नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता। तो गुलाम का अर्थ हुआ कि वो मालिक की हर आज्ञा मानेगा। तो यहाँ पर गुलाम शब्द जो है, स्लेवरी शब्द भी है, उससे आप जरूर अवगत होंगे। नील की खेती कैसे होती थी, अब ये भी देखिए, आपको थोड़ा नील का किसान आपको बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। देखिए, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। निजी खेती, इसको निज लिखा गया है। तो यह वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे या पट्टे पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लाकर नील की खेती करवाते थे। एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ रैयती। रैयत मतलब कि या तो अपनी जमीन है, बगान खरीद के लगाया, या तो फिर रैयत पट्टे पर लेकर जमीन। दो प्रकार से नील की खेती वो करते थे। निज खेती की समस्या है, निज मतलब अपने बगान मालिक जो कृषि खरीदेंगे या जो बगान खरीदेंगे या भूमि खरीदेंगे, उस पर जो खेती करेंगे, समस्या है उसकी उनके साथ क्या होती थी। बगान मालिकों ने निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीन उन्हें कहाँ मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए, वहां के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा होता है। देखिए, लोकल किसान जो स्थानीय किसान है, उनको हटवा के उस जमीन को कब्जा लेना, उपजाऊ जमीन मान लो उनसे उनका सोर्स चलता, उन्हीं जमीन से उनकी जीविका चलती हो, उस जमीनों को कब्जा कर लेते तो स्थानीय लोग का विद्रोह तो होगा ही। इसलिए देखेंगे बार बार उस समय में नील्हे किसान भी विद्रोह कर रहे हैं और जहाँ पर बगान है वहां पर आसपास लोग भी, स्थानीय लोग भी विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जमीनें जा रही है। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बगान के लिए बहुत सारे मजदूर की जरूरत होती थी। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत होती थी। कि धान की फसल जो है खरीफ फसल में आती है, तो खरीफ फसल के समय नील की खेती होती थी। तो या तो वो खाद्यान्न फसल में लगे हैं किसान, उस वक्त भी इनको नील की तैयारी खेती भी उसी वक्त हो रही। तो नील जो बागान मालिक थे, वो कहीं ना कहीं किसानों की खोज में, या उसको मजदूर चाहिए था, लेकिन मजदूर कहाँ होते थे, खाद्यान्न फसल में होते थे। तो एक समस्या थी। हो सकता है अत्याचार करके या उन पर जुल्म ढा के वो वहां से मजदूर को इकट्ठा करके नील की खेती के उत्पादन में लगाते होंगे। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है, उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ी थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीजों की जरूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को जरूरत होती थी, उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। खाद्यान्न फसल किसान जो है खाने पीने का सामान अपना तैयार करेंगे कि नील का काम तैयार करेंगे। तो एक समस्या थी कि टाइमिंग जो है दोनों की टाइमिंग एक है। उस समय ये समस्या संसाधन को लेकर भी समस्या आ रही है, लेबर को लेकर भी समस्या आ रही है। तो इस प्रकार देखेंगे कि यहाँ पर नील की खेती के समय ज्यादा समस्या है। ठीक है। बीघा का अर्थ यानी आप जानते होंगे, बीघा जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघाकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। बीघा जानते हैं हम, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, आप ये भी जानते होंगे। 20 कट्ठा 1 बीघा और कट्ठा 20 दूर का 1 कट्ठा, ये आप जानते होंगे। स्थानीय हर जो राज्य है उसका अलग अलग ये मापन हो सकता है, लेकिन आप ये जाने कि लगभग 20 कट्ठा 1 बीघे में के अंतर्गत होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो 10 कट्ठे के अंतर्गत वो है। 19वीं सदी के आखिरी तक बगान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने से हिचकिचाते थे। कारण बताइए क्या थे? यही संसाधन जो है, उनको लेबर नहीं मिल पाते हैं समय पर, और तो और उनको हल बैल इत्यादि संसाधन जो है कृषि के लिए जरूरी है, वो उनको संसाधन नहीं मिल पाते थे। इसलिए इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाले 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रहती व्यवस्था के अंतर्गत थी। तो निजी खेती मात्र 25% जो भूमि में होती थी, बाकी रहती व्यवस्था के अंतर्गत थी। ठीक है। रहती की जमीन पर नील की खेती, इसमें देखिए, रहती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध
पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपने कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने या फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों को पड़ता था। मतलब एक तरफ से देखिए कि हम पैसा देके जो है रैयतों से ये खेती करवा रहे हैं, उनकी 1/4 भूमि पर कह रहे हैं कि आप खेती करो, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उपकरण, बीज इत्यादि जो है वो मुहैया करा रहे हैं कि मिट्टी तैयार करना, मतलब कृषि का जो मेहनत का काम है, फसल को तैयार करना, उसकी सुरक्षा करना, काटना इत्यादि काम रैयतों की होती थी। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कड़ मिल जाता था, और वही चक्र दोबारा चला करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि आप पहले तैयार करके दे दीजिए फसल, उसके बाद क्या होगा, आपको मिलते चला जाएगा। ठीक है। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्री के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स मतलब हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम होता था। हौद मतलब यहाँ पर नील जमा करेंगे, संग्रह करेंगे, इसे नाद टाइप का, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इसे हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे, किण्वन कर जानते हैं आप, किण्वन विधि आपको जरूर कमेंट कर बताइए। द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। कहने का अर्थ है कि ये प्रक्रिया है, नील बनाने का प्रक्रिया बताया जा रहा है यहाँ पर। दूसरे हौद बीटर वाट में इसे घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों में खंगाला जाता था। जब ये द्रव हरा हुआ उसके बाद नीला हो जाता था, पहले ग्रीन फिर नीला, तो हौद में चूने का पानी डाला था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छानकर अलग कर जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड निथारण कुंड में डाल जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। कहने का अर्थ है कि नील बनाने की एक विधि है। और यहाँ देखिए कि लेबर यहाँ नील बनाने की विधि के तहत फोटो में देखिए, यहाँ नील का एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के आसपास ही पूरे संसाधन, पूरा एक सेटअप तैयार किया गया है। यहाँ हौद बनाया गया है। हौद में ये देखिए उत्पादन में, इस नील के उत्पादन की पूरी प्रक्रिया इसमें दिखाई गई। बीटर वाट यहाँ पर है और यहाँ देखिए किण्वन हौद यहाँ पर है। किण्वन हौद से निकाल के बीटर वाट में यहाँ डाला जाता है। इसके बाद फिर क्या होगा, इसको निकाल के सुखाया जाएगा नीचे के। देखिए किसान जो है नील की पौधों को हौद तक और धोकर लाती थी। यहाँ देखिए हौद में घोल हिलाने वाला लेबर है जो बड़ा स्टिक लिए हुए है। हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है। इन मजदूरों को 8 घंटे से ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। यह किण्वन अथवा संग्रहण पात्र के द्वारा होता था। वाट का मतलब है किण्वन अथवा संग्रहण पात्र, जिसको बड़ा बड़ा ये मान के देखेंगे। अब बिक्री के लिए तैयार नील तैयार है। यहाँ इसकी फोटो देखिए, बिक्री के लिए नील तैयार, इसको सुखा दिया गया, पैक कर दिया गया। यहाँ उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर साँचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह सुखा के इसको तैयार किया जाता है और इस प्रकार नील की ये पूरी प्रक्रिया आप समझ में आपको आ जाएगी। तो इस प्रक्रिया से यही पता होता है कि नील का उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि कभी कभी बच्चे जिज्ञासा पूछते हैं कि नील आखिर उसका उत्पादन कैसे होता है, तो नील की खेती के बारे में यही जगह बताया गया। एक पिक्चर ये भी देखिए, 19वीं सदी के शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते थे। भारत में नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए हौद तक धुआई का काम महिलाएं भी यहाँ कर रही है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि ये कृषि का एक तरीका है नील की खेती का। ठीक है, अब आते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पढ़ा था। कहाँ हमने यहाँ पर आपको छोड़ा था, ये इस यहाँ पर कि जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दिया था तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था। वही चक्र दोबारा क्या होता है, वही चक्र यहाँ पर दोबारा शुरू हो जाता था। साथ ही साथ जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितना कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती तो बहुत कम थी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। मतलब पहले ही हम कर्ज दे दिए, आपको कर्ज के पैरों तले दबा दिया गया, बोझ के तले दबा दिया गया। बाद में आप उसके लिए ना नहीं कर सकते थे। और यह जो है लगभग एक तरह का, ये जो सूद की जो हम बात करते हैं या कर्ज देकर आप आदमी को फंसा कर रखा था, उसको आप मुक्त नहीं कर सकते हैं। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, मतलब जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर सकता है वहां नील की खेती चाह रहे हैं। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद धान की खेती नहीं की जा सकती। आप ये भी जानिए कि जो उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पर फर्टाइल अगर लैंड है, यहाँ पर अगर नील की खेती की जाएगी तो नील की खेती के बाद जो है ये जो भूमि है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती थी, क्योंकि नील की खेती में जड़ें बहुत लंबी जाती थी और पूरे जो खनिज पदार्थ कृषि का जो फर्टाइल भूमि है उसको लगभग बंजर बनने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसानों को ये डर था कि कहीं नील की खेती के बाद हम उस पर दोबारा फसल कोई नहीं उगा पाएंगे, या उगाएंगे भी तो ज्यादा यील्डिंग नहीं होगी, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये एक समस्या इनके साथ होती थी। नील विद्रोह उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया।
जैसे से विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता, जिसको एजेंट बोलते थे, की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। आप देखिए, जब इनका शोषण हुआ, अति शर्त वर्जित, अति जब होने लगा, तो इन्होंने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो नील की खेती में काम करते, उन्होंने भी, रैयतों ने भी और कृषक मजदूरों ने भी, जो नील की खेती से पूरे प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसके कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। कहने का अर्थ है कि आपके पास जो ऑप्शन नहीं होगा तभी आप विद्रोह करेंगे। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने नील के अनुरोध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें नील के किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। लठियाई तो ये है कि अगर जो नील, जैसे अभी भी देखेंगे गार्ड का सिस्टम समझते हैं, तो कंपनी फैक्ट्री जाएंगे तो गार्ड बंदूक लेकर, बंदूक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यहाँ लठैत, नील वाले जो बागान मालिक थे वो लठैत भी रखते थे किराए पर, और अगर काम नहीं करेंगे तो लट्ठी आते भी थे। कहने का अर्थ है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी वाली हाल थी। तो इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा था। लेकिन बाद में जिन जमींदारों को जो जबरदस्ती उनको साइन किया जाता था, उनको मुनाफा नहीं होता था, उल्टा उनकी जमीन जो है उनके अंतर्गत, बागान मालिकों के अंतर्गत बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी किसानों को, मजदूरों को अपने साथ किया और विद्रोह कर दिया। यहाँ देखेंगे समस्या सिर्फ किसानों मजदूरों तक नहीं है, जमींदार लोग भी उससे प्रभावित थे। नील के किसानों को भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार बीच संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दूसरा परेशान है। बरसात के मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। एक बार जानिए, ये एक मजबूरी थी, क्योंकि 1857 के क्रांति में एक बहुत बड़ी क्रांति को उन्होंने झेल लिया था। अंग्रेजों अब नहीं चाहते थे कि दोबारा कोई क्रांति हो। उन्होंने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला और लगभग नील किसानों के फेवर में तो करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी एक अनुबंध जो है, जो अनुबंध जो रैयत को स्वेच्छा से आप कर सकते हैं, अनुबंध करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। इसके लिए क्या किया, उसके गवर्नर ने ये प्रयास किया। ठीक है, ये भी देखिए, वो इसलिए कि विद्रोह न हो। इस नोटिस के आधार पर लोगों से पहले ही रानी विक्टोरिया नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग का भी गठन किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वह चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते थे। कहने का अर्थ है कि आखिर अंग्रेजों ने खासकर जो गवर्नर है, जो विद्रोह के बाद जो गवर्नर आया था, तो उनको ये भी हिदायत दी गई थी कि आप किसी भी तरह आंदोलन होने से रोके। तो उन्होंने पहले तो कहा कि जो आप स्वेच्छा से करना चाहे तो करे, लेकिन बाद में जब और स्थिति खराब हुई तो क्या हुआ कि उन्होंने सेना से बुला के बागान मालिकों की रक्षा जरूर कर दी, लेकिन उन्होंने एक आयोग बनाया, नील आयोग। नील आयोग जांच की तो पाया कि उन्होंने जबरदस्ती बहुत शोषण किया है। तो कहा गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो आपने अभी किया है वर्तमान, उसको पूरा करे, बाद में कंपनी द्वारा या बागान मालिकों द्वारा उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस बगावत के बाद बागान में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा, सिंथेटिक कलर्स। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसानों ने चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आप ये भी जानिए कि नील जो सिंथेटिक नील का जब उत्पादन होने लगा, सिंथेटिक नील जब बनने लगा, कृत्रिम नील का जब विकास हो गया, तो कृत्रिम नील के विकास के साथ ही इनमें जो है प्राकृतिक नील के उत्पादन में रुचि कम मिलने लगे थे। फिर भी उन क्षेत्रों की ओर बढ़े जहाँ पे इनकी संभावना थी कि विद्रोह नहीं हो पाएगा। अब देखिए, नील के किसान का एक दुर्दशा यहाँ पढ़ लीजिए। भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्य ने बात की।
हाजी मुल्ला ने इस सवाल का जवाब इस तरह दिए, कुछ सवाल उनसे पूछेगा, इसका जवाब इन्होंने ये दिया। डब्ल्यू सीटर कार्ड नील आयोग के अध्यक्ष थे, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो, अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे। हाजी मुल्ला ने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकता है। अभी जो दूसरे सदस्य है, क्या तुम 1 रुपये प्रति बंडल की पर भी खेती नहीं करना चाहते। हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूंगा, नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांगूंगा पर तुम नील नहीं होगा। सोचिए कि नील उत्पादन के उत्पादन का क्या प्रोसेस रहता होगा, कितना शोषण इनका होता होगा, क्योंकि इनको जब कीमत बढ़ाने की बात की जाए लगी तब भी ये नहीं माने, बोले कि भीख मांगूंगा लेकिन खेती नहीं करूंगा। सोचिए इनका कितना शोषण होता था, यही आप कल्पना कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे, अब आपको ये पता होगा कि हम हमेशा जो है एनसीईआरटी की खूबी है कि वो अन्यत्र की चर्चा जरूर करती है। अन्यत्र में मतलब कि जो है भारतीय जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं उस समय कंटेम्पररी जो है पैरेलल जो है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो हम भारतीय नील की बात कर रहे हैं। तो अभी हम वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन की यहाँ एक चर्चा की गई। देखिए 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखा से घोल को हिला रहा है या घोल को घुमा रहा है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बावड़ों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीरों के बीच बगान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलाम पर नजर रखा है। ये देखिए बगान मालिक ये हैं, ये जो है ये एक पूरे एक्टिविटी को देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये जो है सारे लोग नील के काम में लगे हुए हैं, पेशे में लगे हुए हैं, और ये मालिक जो है ये कहीं ऊंचे स्थान पर देकर नियंत्रण किया हुआ है। तो देखिए ये सिर्फ भारत की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, अन्यत्र देशों में भी, क्योंकि नील जो है वस्त्र को रंगने के लिए नील की जरूरत थी। कपास का उत्पादन हो रहा है तो कपास से जो वस्त्र तैयार होंगे उससे नील क्या होगा, नील पेंटिंग में काम आएगा। तो उस वक्त विश्व के अन्य देशों से, भारत की बात ना करें, विश्व के अन्य देशों में भी, जहाँ फ्रांसीसी उपनिवेशों में नील की खेती की जा रही है, और यहाँ तक ध्यान रखें कि ब्रिटेन भी जहाँ जहाँ उसके उपनिवेश से कहीं न कहीं नील की खेती कर रहा है। तो उस समय नील की डिमांड इसलिए थी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, छपाई प्रिंटिंग प्रेस का भी विकास हो चुका था, बड़े बड़े फैक्ट्री में उत्पादन के लिए तैयार पड़े हुए थे। तो कच्चे माल के रूप में तो उनके पास संसाधन थे, कपास है, सब कुछ निर्यात हो रहा है, लेकिन जो कपड़े बनेंगे उसको अपने मन मुताबिक रंगने के लिए नील की जरूरत थी और भी सिंथेटिक कलर्स की जरूरत थी। जब तक सिंथेटिक कलर का विकास नहीं हुआ तो उन्होंने नील का उपयोग किया, और नील का उपयोग छापने में किया, कपड़े को छापने में किया, कपड़े को बनाने में किया, और मशीन से किया, ज्यादा उत्पादन किया ताकि अधिकाधिक मुनाफा कमा सके। लेकिन जैसे जैसे देखेंगे कि अन्य जो विकल्प है, अल्टरनेटिव जो कलर्स है, उसका उपयोग शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे ये अपने आप ये समस्या खत्म हो जाएगी। ये भी आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों आज का जो सेशन था ये हमने अध्याय 3 जो हमने कवर किया, तो अध्याय 3 में हमने ये पूरा ये इसको पार्ट 2 ये वीडियो है, पार्ट 2 हमने कवर कर लिया, मतलब अध्याय 3 को मैंने संपूर्णता दे दी है। अब हम अध्याय 4 में चलेंगे, अध्याय 4 के बारे में बात करेंगे। अभी भी जिन दोस्तों ने चयन गार्ड आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया वो चयन गार्ड आईएएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इतना ही नहीं बेल आइकन जरूर दबाइए, उसको पर्सनलाइज मोड पे कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। आप अपने दोस्तों के साथ, आप उन दोस्तों को, उन लड़कों के साथ या उन अभ्यर्थियों के साथ, वो उन जिज्ञासु बच्चों के साथ भी इसका लिंक जरूर शेयर कीजिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी जो डिजिटल मोड में पढ़ना चाहते हैं। उनको चयन गार्ड का ये एड्रेस जरूर दे दीजिएगा, चैनल के बारे में उनको जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और सबसे जरूरी बात, घर पे रह के जब तक ये समस्या है पेंडेमिक की, जब तक ये हम वायरस के प्रकोप से अपने आप को बचा कर रखना है, सुरक्षित रहना है, सेल्फ स्टडी करना है, रूटीन से पढ़ना है, सकारात्मक होकर पढ़ना है, और कोशिश करनी है कि आप ज्यादा विचलित ना हो। स्टडी को उनका एक तरीका बनाए, स्टडी का एक रूटीन बनाए और स्टडी को फॉलो करते रहें। और भी सेशन इस पर चलाए जाएंगे और भी वीडियोज बनेंगी इस पर। इतना ही नहीं, हम अन्य और भी जो है ना सिलेबस जो है और भी हम इस पर कवर करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग बीपीएससी के लिए भी प्रोग्राम चलाने वाले हैं, करंट अफेयर्स का भी एक सेशन होने वाला है, तो हम उसको नोटिफिकेशन के जरिए बताते रहेंगे। इसके लिए करना क्या है कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों ये काम आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।